प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली। कमरे में कुल 3 लोग मौजूद थे, फिर भी बेहद गहरी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी को भारत के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम की आवाज ने भंग कर दिया। मैडम प्राइम मिनिस्टर, काओ साहब जो कह रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। प्रधानमंत्री जी का चेहरा बेहद गंभीर था, वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। और RN काओ, रामेश्वर नाथ काओ, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के संस्थापक और पहले चीफ, जिसे भारतीय खुफिया तंत्र का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने शांत स्वर में पूछा, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए काओ साहब? एक पल सोचने के बाद RN काओ ने कहा, पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है मैडम प्राइम मिनिस्टर। बड़े पैमाने पर अमेरिकन पैटर्न टैंक और हथियार जमा कर चुका है। जल्दी ही पूरब और पश्चिम दोनों ओर से एक साथ हमला होगा। ना ही नहीं, उन्हें अमेरिका का खुला समर्थन भी प्राप्त है। यहाँ तक कि अमेरिका सैन्य मदद देने को भी तैयार बैठा हुआ है। हमारे लिए स्थिति वाकई बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री ने बेहद शांत स्वर में कहा, जवाब तैयार कीजिए काओ साहब, अपना जवाब तैयार कीजिए। और ध्यान रहे, जवाब इतना करारा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे। हमें सिर्फ युद्ध नहीं जीतना है, बल्कि दुश्मन का भूगोल तक बदल देना है। और भारत के स्पाई मास्टर RN काओ हल्के से मुस्कुरा उठे थे। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 30 जनवरी 1971 का दिन भी एक आम दिन जैसा ही था। दोपहर के 1:05 पर इंडियन फोकर फ्रेंडशिप F-27 विमान, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता था, श्रीनगर से जम्मू के लिए उड़ान भर चुकी थी। उड़ान भरने के महज 8 से 10 मिनट के भीतर विमान अपनी तय ऊंचाई 15,000 फीट पर पहुंच चुकी थी। 28 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर विमान तेजी से अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हुई ही थी कि अचानक पिछली सीट से एक युवक उठकर खड़ा हुआ। उसके दोनों हाथों में हैंड ग्रेनेड नजर आ रही थी। उसने बेहद शांत मगर खतरनाक स्वर में कहा, यह विमान हाईजैक हो चुका है, कॉपरेट करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, वरना जहाज के साथ आपके भी चिथड़े हवा में उड़ते मिलेंगे। कोई कुछ समझ पाता तभी अगली सीट से एक और युवक लपक कर खड़ा हो गया और बेहद फुर्ती से कॉकपिट का दरवाजा खोलते हुए पायलट की कनपटी पर पिस्तौल सटाकर सर्द स्वर में फुफकारा, जहाज को लाहौर की तरफ मोड़ दो। यात्री से लेकर चालक दल सभी एक पल में बेबस हो गए और भारतीय जहाज गंगा का अपहरण सफलतापूर्वक हो चुका था। इधर पाकिस्तान में ISI तुरंत एक्टिव हो गई। मालूम हुआ कि अपहरणकर्ता हासिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी 2 कश्मीरी अलगाववादी हैं। विमान के लाहौर में उतरते ही सुरक्षा बलों ने तत्काल उसे अपने घेरे में ले लिया। तत्कालीन पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान खुद लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। सरकार और जनता ने अपहरणकर्ताओं का स्वागत किसी सुपरस्टार की तरह किया था। अपहरणकर्ताओं की मांग थी कि भारत सरकार जेल में बंद 36 अल फतह आतंकवादियों को तुरंत रिहा करे, वरना सभी यात्रियों की निर्मम हत्या कर दी जाएगी। इधर भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों का घोर उल्लंघन और भारत की संप्रभुता पर पाकिस्तान का सीधा हमला और सोची समझी साजिश माना। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी ब्लैकमेलिंग के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बनाया गया, फलस्वरूप मजबूर होकर पाकिस्तान को सभी 28 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों को रिहा करना पड़ा। गुस्से में अपहरणकर्ताओं ने पाकिस्तानी अधिकारी की मौजूदगी में ही विमान को बम से उड़ा दिया। चूंकि पाकिस्तानी जमीन पर भारतीय विमान को नष्ट किया गया था, इसलिए सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने
तत्काल पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया। आईएसआई हेडक्वार्टर पाकिस्तान में आपातकालीन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी था। अभी हाल ही में हुए चुनाव में पूर्वी पाकिस्तानी पार्टी आवामी लीग को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, मगर जुल्फिकार अली भुट्टो किसी भी कीमत पर आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता हस्तांतरित नहीं करना चाहते थे। यह सरासर लोकतंत्र की हत्या थी जिसका विरोध होना एकदम स्वाभाविक था, और इस विरोध के जवाब में पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों के विरोध को पूरी तरह कुचल डालना था। पश्चिम पाकिस्तान से भारी संख्या में सेना पूर्वी पाकिस्तान भेजी गई और उन सेनाओं को हिंसा का नंगा नाच करने की खुलेआम छूट दे दी गई। लाखों निर्दोष बंगालियों की निर्मम हत्या की गई, पुरुषों को सरेआम गोली मारी जाने लगी, तो महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया गया। पूर्वी पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गई, स्थिति बद से बदतर होती चली गई। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में घुसते चले गए। बांग्लादेशी विद्रोही मुक्ति वाहिनी को भारत ने मानवता के आधार पर समर्थन और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इधर पश्चिमी पाकिस्तान ने उस चाल को चलने का निश्चय कर लिया जिसकी तैयारी बरसों से की जा रही थी। पाकिस्तान आर्मी की हाई लेवल मीटिंग में जनरल मोहम्मद याह्या खान कह रहे थे, समय आ गया है कि अब हम हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दें। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद हमारे 1.5 लाख बहादुर जवान पूरब से हमला करेंगे, और ठीक उसी समय जब भारत पूर्वी मोर्चे पर हमसे लड़ाई लड़ रहा होगा, हम पश्चिम में गुजरात से कश्मीर तक भीषण हमला कर देंगे, और इस तरह दोनों तरफ से घेर कर हम भारत का नामो निशान मिटा देंगे और दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तान का परचम लहरा देंगे। 3 दिसंबर 1971 की शाम 5:45 पर पाकिस्तान वायुसेना ने एक सधी हुई रणनीति के तहत भारत के पश्चिमी हवाई अड्डे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, अंबाला पर अचानक भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय कोलकाता में थी। खबर मिलते ही वह तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गई और रात के 12 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए इस युद्धकालीन आपातकाल की घोषणा की। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। जैसे ही उनका भाषण समाप्त हुआ, भारतीय सेना ने पलटवार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी 18वीं इन्फेंट्री डिवीजन और 22 कैवेलरी, शेरमन टैंकों और 3000 सैनिकों के साथ हमला कर दिया। उसे अपनी जीत पर इतना विश्वास था कि उन्होंने भारत के शहर दर शहर चाय, नाश्ता और दिल्ली में लंच का प्रोग्राम भी फिक्स कर रखा था। उस समय लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी के केवल 120 जवान मौजूद थे। दुश्मन की अत्याधुनिक टैंकों और सेना की बड़ी संख्या को देखते हुए भारतीय अधिकारियों ने कर्नल चांदपुरी को पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने को कहा, मगर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और 120 भारतीय वीर सपूत मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत का सीना चीर देने को पूरी तरह तैयार खड़े थे। उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर
पूरी रात पाकिस्तानी टैंकों और सैनिकों को रोके रखा और सुबह होते ही जैसलमेर एयरवेज से HF-24 मरूत और हॉकर हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों को ऐसे तबाह किया कि उस जगह को आज भी टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस युद्ध पर बनी बॉर्डर नामक फिल्म को भारत सहित पूरी दुनिया में पसंद किया गया। अब पाकिस्तान ने शंकरगढ़ सेक्टर में भीषण हमला कर दिया। उसका उद्देश्य पंजाब और जम्मू के बीच के संपर्क को पूरी तरह खत्म कर देना था। तेजी से आगे बढ़ रहे पाकिस्तान की 13 लांसर्स का मुकाबला भारत की 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट से हुआ। इस लड़ाई को बैटल ऑफ वारविंड के नाम से जाना जाता है। यह टैंक युद्ध इतिहास के सबसे घातक और आमने सामने के मुकाबलों में से एक माना जाता है, जहां पाकिस्तान के पास अत्याधुनिक अमेरिकी पैटर्न टैंक थे जिसमें नाइट विजन लगा हुआ था, लेकिन भारत के पास पुराने जमाने के सेंचुरियन टैंक थे। मगर भारतीय सोल्जरों ने अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग, सटीक निशानेबाजी और अदम्य हौसले और साहस से पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। 21 वर्षीय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रीपाल ने अकेले ही पाकिस्तान के 14 टैंकों को तबाह कर दिया और भारतीय सेना ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। इस भारतीय शेर ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मौत को भी इंतजार करने का आदेश दे दिया था। मरनों उपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आर्मी के साथ साथ नेवी का प्रदर्शन भी इतना घातक था कि उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना ने पहली बार एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया। INS निपात, निर्घट और वीर ने रात के अंधेरे में कराची बंदरगाह की ओर कूच किया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर जहाज PNS खैबर और PNS मुहाफिज को समुद्र में डुबा दिया और कराची के तेल डिपो में ऐसी आग लगाई कि पाकिस्तान कई दिनों तक उस आग में रोशन होता रहा। और सबसे बड़ी बात कि इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। इसी उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को हर साल भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना पीछे हट रही थी और भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसती चली जा रही थी और यह स्थिति पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पश्चिमी मोर्चे पर लगातार मिल रही हार के कारण पाकिस्तान अब पूर्वी मोर्चे को मजबूत करना चाहता था, मगर यह काम इतना आसान नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद सेना को रिफोर्समेंट की आवश्यकता थी, मगर उसके लिए भारत का एयर स्पेस पूरी तरह बंद पड़ा था। वह भारत के ऊपर से अपनी और सेनाएं नहीं भेज सकता था और हिंद महासागर में भारतीय एयरक्राफ्ट विक्रांत सीना ताने उसका रास्ता रोके खड़ा था। प्रतिशोध की आग में जल रहे पाकिस्तान ने INS विक्रांत को डुबोने के लिए अमेरिका से मिले सबमरीन PNS गाजी को भेजा, मगर भारत को उसकी हर सोच, हर चाल का पूर्वाभास था। पाकिस्तान की हर चाल के जवाब में एक मास्टर प्लान तैयार था। जैसे ही गाजी विक्रांत को डुबोने के इरादे से निकली, इंडियन नेवी ने INS राजपूत को विक्रांत की जगह खड़ा कर दिया और भारी मात्रा में रसद और रेडियो सिग्नल वहां से भेजने शुरू किए। वह हर चीज किया गया जिससे कि लगे कि विक्रांत वहीं खड़ा है और गाजी बिछाए हुए जाल में फंसती चली गई। गाजी विशाखापत्तनम के तट पर चुपचाप विक्रांत को डुबोने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी एक रहस्यमय धमाके के साथ खुद ही अपने 92 सैनिकों के साथ समंदर की गहराइयों में समा गई और विक्रांत सुरक्षित दुश्मनों के लिए काल बना रहा। भारतीय नौसेना ने पश्चिम में पाकिस्तान की रसद सप्लाई काट दी और पूरब में भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए।
इधर पाकिस्तान में लगातार हर हार की समीक्षा हो रही थी। आईएसआई हेडक्वार्टर में आईएसआई चीफ मेजर जनरल अकबर खान अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर गहरे सोच में डूबे बिखरी करियों के सिरे तलाश रहे थे और अचानक ही जैसे सारी करियां मिलती चली गई। उनकी आंखें चमक उठी, जैसे उन्हें सारा खेल समझ में आ गया था। अगले ही पल उन्होंने टेबल पर रखे फोन को अपनी तरफ खींचा और एक नंबर डायल कर दिया। इधर भारत में आर्यन काओ के टेबल पर फोन की घंटी बजी। मेजर अकबर खान बोल रहा हूँ काओ साहब। आर्यन काओ हल्के से चौंक गए, फिर सधे स्वर में बोले, कहिए खान साहब, कैसे याद किया? आपको दाद देने के लिए फोन किया है जनाब। हम तो खुद को ऐसे ही खिलाड़ी समझते रहे, मगर असल धुरंधर तो आप निकले काओ साहब। तभी तो हम कहें कि वो दो कश्मीरी मुजाहिद लकड़ी की नकली बम, नकली पिस्तौल के दम पर आपका प्लेन कैसे ले आए? लोंगेवाला में हमारे अजय टैंकों को कैसे मात्र आपके 120 सैनिकों ने धूल चटा दी? कैसे हमारे पीएनएस गाजी को आपके राजपूत ने हिट किया? अब जाकर आपका सारा खेल समझ में आ गया है। अरे वो कोई अलगाववादी नहीं थे, वो तो आपके रॉ के जासूस थे। आपने खुद ही अपना खटारा प्लेन अपहरण कराया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हमें दोषी साबित कर अपना एयर स्पेस हमारे लिए बंद कर दिया, ताकि हम पूर्वी पाकिस्तान में अपने और सैनिक नहीं भेज सके। मान गए काओ साहब, वाकई आपका प्लान मास्टर प्लान था। आप अभी तक हमसे हर मोर्चे पर एक कदम आगे थे, मगर अब और नहीं काओ साहब। हम भी किसी का उधार नहीं रखते जनाब, पूरा हिसाब होगा। आप पूर्वी पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं ना? हम बड़ी तसल्ली से आपकी आंखों के सामने ही आपके इतने टुकड़े करेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। और आर्यन काओ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। उन्होंने कहा, खान साहब, अल्लाह, ईश्वर या किसी भी धर्म के गॉड सिर्फ उसी की मदद करते हैं जिसकी नियत और इरादे नेक हों, मगर अफसोस कि आपके दोनों ही नेक नहीं हैं। मेजर अकबर खान फुफकार उठे थे। अपनी खैर मनाना शुरू कर दीजिए जनाब, आपके विनाश में केवल चंद घंटे बचे हैं। आर्यन काओ अभी इस धमकी का मतलब समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि सूचना मिली दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संचालित अमेरिकन जहाज यूएसएस इंटरप्राइजेज युद्धपोतों और विध्वंसक जहाजों की एक विशाल बेड़े के साथ पाकिस्तान की मदद करने बंगाल की खाड़ी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तत्काल दूसरी सूचना मिली कि अब ढाका की ओर बढ़ रहे भारतीय सैनिक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने मेघना नदी पर बने पुल को उड़ा दिया है। तो क्या अब पासा पलटने वाला था? क्या अब भारतीय सेना आगे बढ़ पाएगी? क्या अब अमेरिका हमला करेगा? और सबसे बढ़कर यह कि इस उपमहाद्वीप का भूगोल बदलकर बांग्लादेश कैसे बनेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आपको वीडियो के दूसरे पार्ट स्ट्रगल ऑफ 1971 में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई शानदार कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।